हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रामपाल सिंह फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर परिष्कृत पेन मैनेजमेंट एंड स्पाइन सेंटर पर। आज हम पेन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि समस्या कुछ ऐसी है जो बहुत ही गंभीर है, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है, जिससे कि हम अपनी मानव जाति को सेव कर सकें। आज के समय में जो लड़ाई है वो दो जातियों के बीच में है। एक बहुत सूक्ष्म है जिसको हम देख भी नहीं सकते, और एक मानव जाति है जो कि सबसे डेवलप्ड स्पीशीज़ है वो इस धरती पर। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है कोविड-19। इसके बारे में हम लोगों को कैसे जागरूक करें, किसी को व्यक्ति को अगर दिक्कत होती है तो हम उसकी कैसे हेल्प करें कि वो अस्पताल जाने से बचे और घर पे ही वो आइसोलेट होकर अपना ट्रीटमेंट कर सके। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व में और सबसे ज़्यादा इस समय हमारे देश में जो कोविड के केस हैं मैक्सिमम नंबर पे हैं। जितने डाटा जो गवर्नमेंट के आ रहे हैं उससे मैनी मोर टाइम्स केसेस जो हो रहे हैं, और डेथ भी उससे ज़्यादा हो रही है। तो इस समय आवश्यकता है कि हम एक दूसरे को जागरूक करें जिससे कि स्प्रेड ना हो। तो आइए सीधा बात ही कर लेते हैं कि हम बीमारी की रोकथाम को कैसे करें। एक कहावत है मेडिकल में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि बीमारी को होने से पहले भी उसको आप जो है रोकथाम कर लीजिए। तो अगर किसी पेशेंट को अगर किसी व्यक्ति को हो गया है या उसको बीमारी ना हो, तो अधिकतर बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि कैसे बचा जाए। सबसे पहली बात, हमेशा अगर घर से निकलना है, पहली बात तो आज के समय में घर से मत निकलिए, और अगर निकलना ही है तो आप कृपया करके 2 मास्क यूज़ करें। एक N95 अच्छी क्वालिटी का मास्क और एक 3 प्लाई का नॉर्मल सर्जिकल मास्क। नॉर्मल सर्जिकल मास्क 3 प्लाई वाला आप पहले लगाइए, उसके बाद में आप N95 लगाइए। और जो लगाने की प्रक्रिया है उसको कैसे लगाएं। जो मास्क में नोज़ क्लिप होती, जो यहाँ एल्यूमिनियम की पत्ती होती है, उसको आप अपनी नाक पे इस तरह से फिट करिए। इतना फिट होना चाहिए और इतना ये सील टाइट होना चाहिए कि एयर आपके फिल्टर से ही फिल्टर होके अंदर जानी चाहिए और फिल्टर से ही फिल्टर होके बाहर आनी चाहिए। अगर यहाँ से आपकी एयर अंदर या बाहर जाएगी तो वायु में स्थित जो इस समय वायरस घूम रहा है हवा में, वो आपके सांस में अंदर जाएगा। इस समय आपका नाक, आपके मुंह आपके सुरक्षित रहने चाहिए। आपके शरीर में जो फेफड़ों में जो एयर है वो फिल्टर होके ही जानी चाहिए। इस समय जो लोग मुंह पे केवल मास्क लगाते हैं, नाक खुली है, उन अपने दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ, या आप भी अपने फैमिली में अपने दोस्तों को बताएं कि हमेशा नाक को ढकिए। मुंह को ढकने से काम नहीं चलेगा। हम मुंह से सांस नहीं लेते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी आप जो है घर से बाहर निकलिए, अन्यथा एक बार घर से निकलने पे अपना जो ज़रूरी सामान है वो इकट्ठा कर लीजिए, जिससे कि आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े। जहाँ पर गैदरिंग्स हैं, मीटिंग्स हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह है, बाज़ार है, और जो पार्टीज़ हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग शादियों में जा रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, लोग खुद को जो है जो मुश्किल को बुलावा दे रहे हैं कि तू आजा मेरे पास, कोविड को बुला रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। लोगों को इस समय शादी ब्याह बारात अपने हिसाब से बंद कर देनी चाहिए, पोस्टपोन कर देनी चाहिए, चाहे कितनी भी ज़रूरी हो। अगर जान रहेगी तो हम शादी ब्याह बारात कभी भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति
को किसी भी दूसरे पर्सन से अगर बात करनी है, वो से कम 2 गज की दूरी या 6 फीट से कम पे बात मत कीजिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए दूरी। बात करते समय मास्क का उपयोग कीजिए, जैसा मैंने अभी बताया था। दूर से बात कीजिए, चाहे अगर आपका सगा संबंधी भी कोई आया है आपके घर पे, दूर से नमस्ते कर लीजिए, कह दीजिए सीधा कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए, इस समय हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। अपने घर में आप सुरक्षित रहिए। अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की, रिश्तेदारों की फ़ोन पे आप जो है जानकारी लेते रहिए कि भाई आप सुरक्षित हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, सपोज़ किसी के घर में कोई कोरोना का पेशेंट है और वो जो है उसकी मदद करना चाहता है, तो उस घर के लोग एक साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन जो कोरोना से ग्रसित नहीं है वो अपने व्हीकल में अलग से उनके साथ में चले, जिससे कि वो उसके संपर्क में ना आए। इस चीज़ का हम सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। अब सपोज़ कि किसी व्यक्ति को दुर्भाग्यवश अगर कोरोना हो गया है, तो कैसे पहचानें कि मुझे कोरोना हो गया है? सबसे पहली चीज़, ये एक फ्लू टाइप की बीमारी है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस का एक फैमिली है, उसमें सार्स है, मर्स है, ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सब आते हैं। तो उस फैमिली में फिर अलग अलग डिवीज़न है, जिसमें कि कोविड-19 जो ये वायरस है ये आता है। तो नॉर्मली इस तरह से हमको नज़ला ज़ुकाम होता है, हमारी रनिंग नोज़ हो जाती है, इसमें यूजुअली रनिंग नोज़ नहीं होती। पेशेंट को गले में खराश रहेगी, गला सूखा रह सकता है, पेशेंट को फीवर आ सकता है, ये अधिकतर पहचान है। शुरुआती समय में मतलब कि पहले 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक पेशेंट को बुखार आएगा 98, 99, 100, 102, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, लेकिन खांसी आ सकती है, गला सूख सकता है, लॉस ऑफ स्मेल, पेशेंट की सूंघने की शक्ति कम हो सकती है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, और पेशेंट का टेस्ट ख़त्म हो सकता है खाने पे। तो ये पहचान है। लगातार फीवर रहेगा, आप पैरासीटामोल खाएंगे, फीवर चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर खाएंगे, फिर चला जाएगा। और अगर छठे दिन के बाद पेशेंट को 101 के ऊपर बुखार आने लगता है, या आपको 6 डे बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट डे जिस दिन आपको बुखार आया और जो आपका छठा दिन है कि 6 दिन तक लगातार आपको बुखार आया, ये आपको बहुत ज़रूरी है फर्स्ट डे और 6 डे को पहचानना। अगर 6 डे के बाद में बुखार आ रहा है तो इट्स एन अलार्मिंग साइन, ये एक खतरे की घंटी है। शुरू के 6 दिन तक पेशेंट अगर बुखार से ग्रसित है तो वो वायरस आपके इस नेक रीजन में, गले तक ही सीमित है। अगर 6 दिन के बाद में बुखार आ रहा है, वो सांस की नली से धीरे धीरे आपके लंग्स में एंटर कर रहा है। तो छठे दिन पे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने को ऑब्जर्व करना है कि मैं बार बार पैरासीटामोल खा रहा हूँ, मेरे को बुखार ठीक नहीं हो रहा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो करना क्या है, हमको अगर पहले 6 दिन हमको बुखार आ रहा है तो हल्के सिम्टम है, कम सिम्टम है, तो सिंपल आप सबसे पहले पैरासीटामोल लीजिए, एक एंटीबायोटिक जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है 500 मिलीग्राम, ये ले लीजिए दिन में एक बार। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के रूप में आता है 100 मिलीग्राम, सुबह शाम ये ले सकते हैं। और एक टैबलेट आती है जो कि बच्चों में जो पेट में जो वर्म्स हो जाते हैं इनको मारने के लिए यूज़ होती है, आइवरमेक्टिन। तो 12 मिलीग्राम की वो टैबलेट आप दिन में एक बार ले लीजिए, ठीक है। इस कोर्स को आप 10-12 दिन कीजिए, पूरे 14 डेज आप कर लीजिए, ठीक है। साथ में विटामिन सी 500 मिलीग्राम सुबह शाम, और जिंक सल्फेट 50 मिलीग्राम बीडी मतलब कि सुबह शाम। और अगर फीवर आता है तो आप ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन,
आप 1 लीटर पानी में पूरे पाउच को घोल के रख लीजिए और उसको समय समय पे पीते रहिए, क्योंकि जब बुखार आता है तो बॉडी से बुखार जब आता है तो हमको पसीना आता है, उस बॉडी को ठंडा करने के लिए हमारे शरीर से फ्लूइड लॉस होता है, पानी वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है, वाष्प बन के वाटर वेपर्स के रूप में। तो पानी की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो रेगुलर पानी पीते रहिए, ठीक है। ये कोर्स आप लगातार कीजिए और 6 दिन के बाद में अगर आपका फीवर नहीं उतरता है तो फिर आपको एक एक्सरे कराना चाहिए कम से कम। और अगर सांस लेने में और शुरुआती दौर में भी आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ जो ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन में लाना है आपके शरीर का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। यूजुअली वो 98, 99%, 100% तक रहती है, लेकिन अगर 95, 96% है तब भी ठीक है। अगर वो 94 भी आ गई है एक बार को तब भी ठीक मान लेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की 98 अगर नॉर्मली रहती है और इस समय वो 95 है तो उसको समझ जाना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम है। 92 के नीचे अलार्मिंग साइन है ऑक्सीजन सैचुरेशन का, कि बॉडी में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 के नीचे जा रहा है इसका मतलब है इट्स एन अलार्मिंग साइन, आपको अलार्म हो जाना है, रेड अलर्ट पे रहना है कि मुझे आगे अब क्या करना है। तो बुखार आया है और खांसी भी साथ में आने लगती है तो ऐसे पेशेंट को अपने सीने का, थोरैक्स का सीटी स्कैन कराना चाहिए, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग एंटीजन टेस्ट कराते हैं, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो ऐसे में नेगेटिव इसमें वो पेशेंट क्या कहेगा, अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ना बुखार क्यों आ रहा है। अगर आप ठीक हैं तो बुखार नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में पेशेंट को आप RT-PCR के लिए जाइए। RT-PCR 2 तरीके से होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम से जिसकी रिपोर्ट जल्दी जाती है और एक मैनुअल से जिसकी रिपोर्ट बाद में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे में आपको RT-PCR पे जाना चाहिए अगर आपकी एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है। एंटीजन टेस्ट उन्हीं लोगों में पॉजिटिव आता है जो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी लोड है वायरस का, और मीडियम अगर लो और वेरी लो भी है तब भी RT-PCR टेस्ट उस वायरस के जीन्स को पकड़ लेगा, तो आपको सही से ही पता लग जाएगा। CT स्कैन में आपको ये पता लगेगा कि वायरस की वजह से जो लंग में जा रहा है वायरस, उसकी वजह से निमोनिया डेवलप हो रहा है या नहीं। अब ये लंग में निमोनिया जो डेवलप हो रहा है ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रेजेंटेशन के रूप में ये प्रेजेंट कर रहा है वायरस। किसी में खांसी आती है तो उसको पता लग जाता है, लेकिन खांसी के साथ में बलगम नहीं आता है। कुछ पेशेंट में केवल बुखार आता है, कोई सिम्टम नहीं आता, और धीरे धीरे वो लंग को अपने जकड़ में जकड़ लेता है। कहने का मतलब ये है कि वो पूरे लंग्स को, दोनों लंग्स को धीरे धीरे इन्वॉल्व करता रहता है और धीरे धीरे पेशेंट की सैचुरेशन, मतलब एक स्थिति ऐसी आती है कि अभी एक दिन पहले पेशेंट का सैचुरेशन 95, 96 अच्छा चल रहा था, लेकिन सडन उसका सैचुरेशन डिप होगा, 90 के नीचे जाएगा और पेशेंट की सांस फूलने लगेगी। अगर सांस फूलती है तो पेशेंट एक समय ऐसा आएगा कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स और पेशेंट डिप कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इस छठे दिन को आपको पहचानना है, जो छठे दिन पे अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो ऐसे में पेशेंट को CT स्कैन करा के एकदम से स्टेरॉइड्स चलाने हैं, जिसमें कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। अब मिथाइल प्रेडनिसोलोन है वो पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से चलता है कि वो माइल्ड कैटेगरी में तो यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में पेशेंट को मिथाइल प्रेडनिसोलोन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको करना है। और इसमें एक चीज़ बताऊं कि पेशेंट सडन एकदम कोलैप्स क्यों कर जाते हैं। जैसे जैसे निमोनिया बढ़ता है, लंग्स की जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो बॉल्स में फ्लूइड भर जाता है, या उनकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो सूजन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से वो फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, और उनकी जो अंदर की जो ल्यूमेन है बॉल की वो छोटी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
फ्लूइड की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो हमारे जो गैसेस एक्सचेंज है, जो हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वो उसमें हमारी ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और जीने के लिए जो ऑक्सीजन है जीने के लिए वो हमको नहीं मिल पाती। तो पेशेंट जो होता है वो डिस्नी हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि उसकी जो बॉल है, लंग्स में जो एल्वुलाई होती हैं, उनकी जो छोटी छोटी बॉल होती है एल्वुलाई, उनकी ल्यूमन बंद हो जाती है उनकी दीवार में सूजन होने की वजह से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेन देन या गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता। इसकी वजह से पेशेंट की सांस फूलने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि पेशेंट की जो सांस लेने वाली मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो समय रहते ऐसे में अगर 92% से कम ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, पेशेंट को एकदम हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराना चाहिए। अगर घर पे ही ऑक्सीजन का इंतज़ाम है तो पेशेंट को ऑक्सीजन देनी चाहिए। और एक चीज़ और है, जैसे जैसे एल्वुलाई जो हैं, जो बॉल्स हैं, उनकी ऊपर जो ब्लड की खून की नलियां होती हैं, जिनके द्वारा वो जो ऑक्सीजन अंदर गई है वो ब्लड में जाके मिक्स होती है और CO2 ब्लड से बाहर आती है, उनमें सूजन की वजह से खून जम जाता है, थक्का जम जाता है। तो जितने लंग में खून का थक्का जमेगा वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, उस समय के लिए काम का नहीं रहता। तो ऐसे में पेशेंट का मतलब कि हम पेशेंट को खो देते हैं। बैठे बैठे ऐसे पेशेंट सडन कोलैप्स कर जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अब सुनने में आ रहा होगा कि एक दिन में कोई पेशेंट ख़त्म हो गया, उसका कोई रिश्तेदार था, कोई 2 दिन में हो गया। उनके साथ में इस जो कंडीशन जो मैंने अभी बताई उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पल्मोनरी मीन्स लंग्स, थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस मानी खून का थक्का, एम्बोलिज्म मीन्स कि खून की नली में वो थक्का फंस गया, मतलब कि लंग्स की खून की नलियों में खून का थक्का जमने से वो फंस गया, और वो हमारे जो सांस लेने में जो CO2 और ऑक्सीजन का लेन देन था वो नहीं हुआ, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो हमारा सांस फूलने लगता है उस बॉडी की ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में बॉडी को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, बॉडी को खून को पतला करने वाली दवाई मिलनी चाहिए, सूजन को ख़त्म करने वाली दवाई मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने बताया मेथिलप्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी हमने दी है ये आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मानव सेवा में इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में बढ़ाएं, कि जिससे कि लोगों का भला हो सके। इसी के साथ हम अगले फिर से मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक नमस्कार। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। खुद बचें, दूसरों को बचाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग करें। कोरोना को हराने में इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। धन्यवाद। स्टे सेफ एट होम।